हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एस्पिरेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 6 NCERT के हमारे अतीत पार्ट 1 के अध्याय 2, ठीक है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो मानव की आरंभिक काल में जितने भी इन्होंने मतलब कि आखेट संग्रह किया था या भोजन उत्पादन तक कैसे वो पहुँचे, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। अब सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस अध्याय में, तो ये है आरंभिक काल में। ठीक है, आरंभिक काल में ये उधर उधर क्यों घूमते थे, इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, ये तो आपको भी पता है क्यों घूमते थे, तो अपने भोजन के लिए घूमते थे। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, तो ये है कि आखिर मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जो थर्ड वाला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना, मतलब उनको रहने के लिए भी एक जगह की आवश्यकता होगी, जैसे कि बड़े बड़े जो जानवर होते थे और उनसे बचने के लिए, और जो बारिश होता है, ठंडी होता है, तो उनसे बचने के लिए कुछ जगह को निर्धारित करना होता था। तो उसमें हम लोग इसमें ये वाला देख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो पूरा स्थल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि पूरा स्थल क्या होता है। और उसके बाद आ जाएगा आग की खोज कब और कैसे हुई थी, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नाम और तिथियों के बारे में करेंगे। बदलती जलवायु के बारे में करेंगे बात। खेती और पशुपालन की शुरुआत, एक नवीन जीवन शैली के बारे में, जानवर के चलते फिरते खाद्य भंडार के बारे में, स्थायी जीवन, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट में बचेगा हमारे पास, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न उत्तर को। तो चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। इसमें टॉपिक तो आपको पता चल गया, सिलेबस। जब आपको एक बेहतर सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा तो आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं तैयारी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक क्या है, आरंभिक का जो है, आरंभिक मतलब कि आरंभिक मानव, जो शुरुआत में मानव थे, वे आखिर इधर उधर घूमते क्यों थे, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। ठीक है, जो 20 साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। मतलब कि वो शिकार करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करते थे और खाते थे, उन्हीं को अखेटक खाद्य संग्रह बोला जाता है। भोजन को इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। तो जो आरंभिक मानव थे वे इधर उधर घूमते थे, इसका भी आगे कारण दिया गया है। चूँकि वे अपने भोजन को एक जगह दूसरे जगह इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और चिड़ियों को मारते थे, उसके बाद फल फूल दाने और अंडे को इकट्ठा करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्रह का जो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक है, मतलब कि वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। जो फर्स्ट वाला कारण है, जो पहला कारण है, अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जो पौधे थे वे क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। ठीक है, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर उनको जाना पड़ता था। पहला वाला कारण उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब वे यदि एक ही जगह पर रहेंगे तो उनको भोजन और जो वहाँ पे फल फूल होगा, जानवर वहाँ पे उसको खाकर समाप्त कर देते थे, और इसी के तलाश में वो लोग दूसरे जगह पर जाते थे। अब दूसरा वाला जो कारण है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण भी स्पष्ट हो गया होगा कि जो जानवर थे वे अपने भोजन की तलाश में दूसरे जगह जाते थे, तो जो मनुष्य होते थे उनके पीछे पीछे जाते थे और उनका शिकार करते थे। ये दूसरा कारण हो गया उनके इधर उधर घूमने का।
अब जो यहाँ पे तीसरा कारण दिया गया है, तो तीसरे कारण में ये बताया गया है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। मतलब कि जैसे कि बहुत से जो फल फूल होते हैं वो मौसम के हिसाब से होते हैं, कोई बरसात में तो कोई ठंडी में, कोई गर्मी में, कोई दोनों मौसम में होता है। तो जो जैसा मौसम होता था वैसे वो लोग जो सब्जी था उसकी खोज में या तो जो फल फूल था उसकी खोज में निकल जाते थे। और जो चौथा वाला कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसका कहने का मतलब यही है चौथे कारण में, कि जो पानी है वो सभी, जो झील है और नदियाँ हैं वो सभी जगह हमेशा पानी नहीं रहता है। जब सूखा आता है तो पानी सूख जाती हैं। केवल बहुत कम ही ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमेशा झीलों में पानी रहता है। तो जब बरसात आती है तो उसमें पानी आता है तो लोग उस पानी के लिए ही इधर उधर भी जाते थे। ये 4 कारण हमने आपको बता गया है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। अब तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पुरातत्विक हमने बता दिया था किसको कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव ही उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कोई मनुष्य का हाथ है, ये इस पौधे को किसी पत्थर की सहायता से, इस नुकीले पत्थर की सहायता से इसको खनने की कोशिश कर रहा है, इसको खन के उपाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर एक कपड़ा है, इस कपड़े को किसी नुकीले पत्थर की, या तो आप कह ले कि वो हड्डियों की सहायता से इसको क्या करा जाता था, सीला जाता था या तो इसको गूँथा जाता था। और यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे हड्डियाँ लकड़ियों के मुट्ठे पर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए, झोपड़ियों के लिए, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ियों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय में। और लकड़ियों का, पत्थरों और हड्डियों से भी खतरनाक औजार बनाया करते थे, जिससे भी पेड़ों की छालों को छील सकते थे और जानवरों की खाल को उतार सकते थे, लकड़ियों को काट सकते थे, और उन लकड़ियों के ईंधन बनता था। ईंधन और लकड़ियों से झोपड़ी भी बनता था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, जगह का निर्धारित कैसे करते थे कि जगह कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। अब आपको देखना है क्या, मैप में जो कि अभी आगे है, तो मैप में आपको देखना है त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर खाद्य संग्राहकों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जो आपको अगर मैप में दिखेगा कहीं त्रिकोण वाला रेड कलर का, तो वहाँ पे क्या था, आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। तो वो प्रमाण मिलते कैसे थे, जहाँ पे भी आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे, वहाँ पे अगर वो भोजन करते थे तो वहाँ पे जो हड्डियाँ रहती थी बच जाती थी, और जो उनके औजार थे वहीं पे रह जाते थे। इसी तरह कुछ उन्हें सबूत मिलता था। तो इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ उन गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। तो अभी हम देखने का प्रयास करते हैं इस मानचित्र में कि आखिर वे रहते कहाँ थे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि भीमबेटका, जो कि कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आपको मिलेगा एकदम भारत के एकदम बीचों बीच, यहाँ ये वाला इलाका देखिए, ये भीमबेटका है। ठीक है, ये वाला इलाका आपको भीमबेटका है। तो भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं का उपयोग इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्योंकि यह जगह क्या था, सेफ था। गुफाओं में जानवरों से भी बचा जा सकता था, बारिश से भी बचा जा सकता था और ठंडियों से भी बचा जा सकता था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आता है, तो ये क्या है, पूरा स्थल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पूरा स्थल भी उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। साधारण और सिंपल भाषा में करें तो जहाँ भी आपको औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं अगर देखने को मिल जाएंगी तो उसे क्या, उस स्थान को क्या बोला जाता है, जहाँ पे वो वस्तुएं मिलेंगी तो उसे बोला जाता है कि ये पूरा स्थान है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक गुफा है। तो इस गुफा में आप देख सकते हैं ये गुफा खोजा गया है, ये एक पूरा स्थल है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे की खोज के बारे में बात करते हैं। तो ये आगे की खोज के बारे में बात करते हैं। आपको मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढना है। अब क्यों ढूंढना है कुरनूल गुफा, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जैसा कि यदि हम बात करेंगे, तो यदि आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ग्राउंड में गए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वहाँ पे क्रिकेट का बॉल है और उसका बैट है। तो आप क्या समझेंगे, यही समझ पाएंगे आप कि यहाँ पे अभी यहाँ से कोई क्रिकेट खेल के गया है। अब इस तरीके का अनुमान लगाएंगे। इसी तरह के जो इतिहासकार होते थे वो स्रोतों से इसी प्रकार का पता लगाते थे। जैसे कि राख देख के उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पे आग बरा था। अब कहाँ पे, तो ये कुरनूल की गुफा। अब कुरनूल की गुफा है कहाँ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कुरनूल का गुफा आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुरनूल की गुफाएं आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस समय जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो कुरनूल की गुफा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हुस्गी भी मिल जाएगा, हुस्गी, ठीक है, ये भी एक रहने का स्थान है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो नाम और तिथियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विकों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द पूरा, जिसे प्राचीन बोलते हैं, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा जो पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था और इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जा रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 1000, ठीक है, 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, हमने इन स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में हम इन्हें पढ़ेंगे।
अक्सर हम इन पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके बारे में क्या हुआ था। तो यही है इसमें बताया गया कि इसमें नव पाषाण काल क्या होता है। उसके बाद पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे वो छोटे छोटे मिलते थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु पाषाण बोलते हैं, इसे माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं ये है जलवायु। जलवायु के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु बड़े बदलाव आ गए थे और जो गर्मी थी परिणाम स्वरूप बहुत बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़िया, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग उनकी जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछलियों भी भोजन महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो इसमें बदलती जलवायु में यही कहा गया कि आने वाले जो 12,000 साल पहले जो थी दुनिया, वो बहुत गर्मी उत्पन्न हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप जो घास वाले मैदान थे वो बहुत मतलब कि घास उगने लगे थे। ठीक है, इससे होता क्या है, घास उगने लगे तो जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जो जानवर थे जो कि शाकाहारी थे, तो वे उस घास को खाकर जिंदा रहने लगे और उनके अंदर आपसी जो क्रिया होती है उससे जानवरों की या तो इन सभी की जो उत्पत्ति है धीरे धीरे बढ़ती गई। बहुत सारे लोग हो गए और इन्हीं को देखने के लिए मनुष्य हमेशा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता था कि ये पशु कब और कहाँ किधर जाते हैं, जिससे पता लगाकर वे इसके पीछे पीछे जाते थे और इन्हें अपना पालतू जानवर भी बनाते थे और इनकी पालने की बात सोचने लगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस दौरान जो है उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो होता क्या है कि जब जो महिलाएं और जो पुरुष बच्चे जो भी थे वे क्या करते थे कि अनाज को, ठीक है, वो भोजन के तौर पर उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो ये भी धीरे धीरे सीखते हैं कि कौन सा अनाज, कौन सा भोजन या कौन सा हम कह लें कि गेहूँ, जौ, ये सब चावल कब तैयार होते हैं, कैसे पकते हैं, इनका समय सारणी क्या है। इसके बाद वे धीरे धीरे कृषक बन गए, उनके बारे में जानकारी हासिल करी और उन्होंने इकट्ठा किया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारों तरफ चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब उन्हें जो जानवर थे उनको अपनी तरफ चारा रख कर उन्हें क्या कर दिया गया, पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने में उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादा घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। मतलब कि जब वो धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालतू, मतलब कि वो धीरे धीरे जानवरों को आकर्षित किए अपने घरों के आसपास, उनको धीरे धीरे मतलब कि अपने पास लिया, उनको पालना स्टार्ट किया और वो जानवरों को धीरे धीरे पशुपालक बन गए।
अब वे लोग ये भी समझते थे कि कौन सा जानवर उसमें हानिकारक है, कौन सा जानवर हानिकारक नहीं है। वे केवल उन्हीं जानवरों को पालते थे जिससे उनकी यात्राएं संभव हो सके, जैसे कि घोड़ा हो गया, या तो बहुत से जानवर हो गए। और वे ऐसे ही जानवरों को पालते थे या तो वे दूध देते हो या तो उनके खाने के काम आ सके। और उसके बाद हम बात करेंगे एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन या महीने साल तक लग सकता है। इसलिए लोग जो थे पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोग ने भंडार की बात सोचनी पड़ी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस टॉपिक में कि जो मनुष्य थे उन्होंने क्या देखा कि वे पहले तो वे बीज बो देते थे। बीज से धीरे धीरे जब उसमें विकास होने लगता था, कुछ महीनों में या कुछ सालों में ये जो पौधे तैयार होने में सालों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। तो वे उनका देखभाल करते थे। तो उनको देखभाल करने के लिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। और वे बीजें जो थी वो पककर तैयार होने में, उसका सिंचाई करने में, उसमें से खरपतवार हटाने में उनको बहुत सारा वक्त लग जाता था। इसलिए हम कह लें कि जो मनुष्य है एक ही जगह पर स्थित हो गया और एक ही जगह पर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। और जब ये भोजन बढ़ते गए तो इन्होंने सोचा कि इसका हम लोगों को सुरक्षा करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खाद्य भंडार एक बनाने का सोचा। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो उन्होंने भंडार कैसे करते थे, तो इसके लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनवाए, टोकरियाँ बुनी या तो फिर ज़मीन में गड्ढा खोद दिया, जिससे उसमें रख कर उन्होंने भोजन को संग्रहित किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त होता है। भोजन एक अच्छा स्रोत है, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडार का एक तरीका है। तो पशुपालन जो है वो भंडार का एक तरीका है ही, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, दूध मिलता है, उससे मांस मिलता है, या तो बहुत सारी उससे हम लोग की आवश्यकताएं होती हैं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसको भंडारण का एक तरीका है। क्या है, पशुपालन। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता करें। तो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों की शुरुआत हुई। अभी हम आपको वर्ग जो मैप है उसमें दिखाएंगे, एक वर्ग दिखेगा, तो ये वाला जो स्थान होगा वो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। तो उपमहाद्वीप में पाए गए इनसे सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। ये जो कृषक थे, ठीक है, ये कहाँ पाए गए, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों
में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। जो वैज्ञानिक है विभिन्न जानवरों हड्डियों की पहचान कर सकते थे। तो पशुपालकों और कृषकों के बारे में आपको इस साधारण तरीके से मैं बता दूं तो कैसे उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आप कहीं पे खेती करेंगे तो वहाँ पे उसका बीज होगा, वहाँ पे उसका पौधा बहुत समय तक वहाँ पे उगते रहेंगे, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कृषक अपना जो थे खेती करते थे। यदि हम पशुपालक के बारे में बात करें तो वहाँ पे उनकी हड्डियों के अवशेष मिल जाते हैं, जिससे कि जो पुरातात्विक होते हैं उनको जांच करके ये बता देते हैं कि यहाँ पे मनुष्य जो निवास करते थे कि नहीं करते थे। तो आगे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर, मतलब कि स्थायी जीवन मनुष्य ने कब अपनाया। तो पुरातात्विकों कुछ ऐसे पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। ठीक है, वर्तमान कश्मीर में एक बुर्जहोम जगह है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, तो कश्मीर में एक बुर्जहोम है जहाँ पे मनुष्य जो थे नीचे गड्ढे बनाते थे और इनको क्या बोला जाता था, इनके नीचे जो घर बनाते थे उनको गर्तवास कहा जाता था, मतलब पृथ्वी के अंदर का वास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब हम आगे देखते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें से वे औजार भी हैं जिनके धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। खोखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हमारे हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राचीन युग का पत्थर है। ये प्राचीन युग के क्या है, पत्थर है। और यहाँ पर एक मनका बनाया गया है जो कि एक सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये क्या है, नवपाषाण युग के जो पुरा स्थलों के से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे वो लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वे उन्हीं अन्य लोगों हजारों साल जो दरमियान धीरे धीरे खेती की पशुपालन का शुरुआत किया। इसके कहने का अर्थ केवल यही है कि जो मनुष्य है वो धीरे धीरे कृषि और पशुपालन का कार्य स्टार्ट किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में देखेंगे। मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ का स्थान ढूंढेंगे हम लोग। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, ठीक है, बोलन दर्रे के पास एक हराम भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे थे। यद्यपि इन प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। हिरण तथा सूअर जैसे जो जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे जिनमें कुछ समतल भंडारण के काम आते थे। मृत्यु के बाद संबंधी मृतक के सगे संबंधी को सम्मान जताते लोगों की आस्था एवं मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। तो इसमें आपको मेहरगढ़ और एक
कुरनूल की गुफा मैप में दिखाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ है, ठीक है। और आपको बुरजोम, तो बुरजोम पर आपको क्या मिला था कि लोगों ने अंदर उसमें घर बनाया था और उस घर में वो लोग रहते थे जिसको उन्होंने क्या बोला था, गर्तावास बोला था। और यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले जो स्त्री और पुरुष थे, यहाँ पे उन्होंने गेहूँ, जौ और जो चावल है या तो अन्य अनाज है, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इसकी खेती स्टार्ट करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। तो कई ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब कि लोग इतने शिक्षित नहीं थे, उनके इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि वे लोग इस पर विश्वास करते थे कि जब मनुष्य मरता है तो वह कहीं जाता है और उसके खाने के लिए उन्होंने उसमें बकरी रख दिया। जैसा कि आपको इसमें एक बकरी इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, साफ साफ एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें एक नौपाषाणिक पुरास्थल एटलस में आपको क्या ढूंढना है, प्रसिद्ध जो पुरास्थलों के चतालयुग तुर्की, यहाँ दूर दराज के कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर आ गया है, ठीक है। उपयोगी जो शब्द है आखिर खाद्य संग्रह, हमने इसके बारे में बताया। पूरा स्थल क्या होते हैं, इसके बारे में बताया। उद्योग स्थल क्या होते हैं, इसके बारे में। आवास स्थल आप जानते ही हैं। इसमें पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, इसके बाद नव पाषाण युग, कब्र, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर वो क्या है, तो अखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बड़े बड़े जानवरों से, ठंडी से, बरसात से और बहुत सारी चीज़ों से उनकी सुरक्षा मिलती थी। अब घास वाले मैदान का विकास लगभग कब हुआ था, तो घास वाले मैदान का विकास हमने आपको बताया था कि कब हुआ था। तो लगभग जब 12,000 वर्ष पूर्व हम लोग बात करेंगे तो उस समय घास के मैदान का विकास हुआ था, जैसा कि हमने उसमें बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक कैसे रह लेते थे, ठीक है। जो खेती करने वाले लोग हैं वे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले वे बीज लगाते थे, फिर उसको बढ़ने का इंतज़ार करते थे, फिर फलों को, बहुत सारे जानवरों को उनसे सुरक्षा करनी पड़ती थी, जिसके कारण क्या होता था कि उनको एक ही जगह पर अपना जीवन व्यतीत करना होता था। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ में एक मिला था, ठीक है। क्या मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्व हो गया। उनके शिकारी इसलिए मेहरगढ़ वालों को माना जाता है क्योंकि वहाँ पे किसके अवशेष मिले थे, बहुत से जानवरों के अवशेष मिले थे। और पशुपालक इसलिए माना जाता है क्योंकि मेहरगढ़ में एक व्यक्ति को जब दफनाया गया तो उसमें क्या मिला था, 2 बकरियाँ मिली थी उसकी कब्र में। जो नेक्स्ट आएगा उसके बाद हमारा टॉपिक क्वेश्चन है 4 नंबर का। अखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा में क्या समानताएं, क्या अभिन्नताएं हैं। उनकी यात्रा और हमारी यात्रा में केवल यही समानताएं हैं कि हम लोग भी यात्रा करते हैं तो कुछ जानकारियों का आदान प्रदान होता है, और वे लोग भी जब यात्रा करते थे तो उसमें भी जानकारियों का आदान प्रदान होता था। और हम भिन्नता की बात कर ले तो वे लोग पहले के समय में पैदल ही यात्रा करते थे, और आज के समय में, आधुनिक समय में हम लोग किससे यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे वाहन हो गए हैं, जैसे 4 पहिया, 2 पहिया, बहुत सारे वाहन हो गए हैं मनुष्य को इधर से उधर जाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन है इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो अखेटक जो खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते
थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करते हो? तो जी हाँ, पहले के समय में जो आग का इस्तेमाल था वे करते थे प्रकाश को उपस्थित प्रकाश के लिए करते थे, और मांस को भूनने के लिए करते थे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वे करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं। कृषकों पशुपालकों का जीवन अखेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? जो कृषक और पशुपालक थे वे कृषि और पशुपालन ही करते थे, मतलब उनका जीवन स्थायी था। और जो अखेटक खाद्य संग्रह थे उनका जीवन स्थायी नहीं था। वे कभी एक महीने इधर तो कभी उधर तो कभी जिधर उनका मन किया उधर चले जाते थे अपने पशुओं को लेकर। तो हमें लगता है पूरा क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।